भारतीय जनसंघ के पूरे देश के सम्मानित सहयोगीगण, पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधुओं, मित्रों, आज 1 जून 2021 को अपने जनसंघ के साथियों के आग्रह पर पाक्षिक वार्ता देश की बात जनसंघ के साथ हम शुरू कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत ऊंची प्रेरणा का दिवस है आज ही के दिन स्वनामधन्य लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसकी उद्घोषणा की थी, यह नारा दिया था। भारतवर्ष के लिए परतंत्रता के समय में यह नारा, यह उद्बोधन जितना आवश्यक, जितना उपयोगी और जितना प्रेरक सिद्ध हुआ, उतनी ही इस प्रेरणा की, उतनी ही इसकी उपयोगिता की आज भी आवश्यकता है। होम रूल लीग की सभा में लोकमान्य तिलक जी ने घोषणा की थी, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, 1 जून 1916 को। और आज देश में निश्चित रूप से डेमोक्रेसी की, सेकुलरिज्म की दुहाई दी जाती है, लेकिन आज भी कई स्थानों पर शासन के द्वारा, कई स्थानों पर पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, कई स्थानों पर प्रशासन के द्वारा भेदभाव जारी है। निश्चित रूप से हमारे देश के लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन है। हमारे अपने लोग चुनावों में निर्वाचित होकर आते हैं, लेकिन स्वराज को सुराज में बदलने के लिए जो साधन चाहिए, जिस प्रकार की मानसिकता चाहिए, जिस प्रकार की परिस्थितियां चाहिए, उन परिस्थितियों को लाने की अभी आवश्यकता शेष है। अभी वे परिस्थितियां आई नहीं हैं। स्वराज सुराज में नहीं बदला है, भेदभाव समाप्त नहीं हुए हैं, और लोकतंत्र निश्चित रूप से चुनाव तक ही सिमटा हुआ है। चुनावों में लोकतंत्र की भागीदारी है, लेकिन उसके अतिरिक्त देश को संचालित करने में और समाज को सुव्यवस्थित करने में लोकतंत्र की जिस प्रकार की भागीदारी की आवश्यकता थी, वह भागीदारी अभी सुनिश्चित नहीं हो सकी है। इस संकट के काल में, महामारी के काल में, विभिन्न सामाजिक संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों के द्वारा सेवा कार्य किए गए हैं। उनकी भी नोटिस ली जानी चाहिए, उनको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। और इसमें ऐसे कई इंडिविजुअल भी, कई स्वयं व्यक्तिगत लोग भी सामने आए हैं, जिन्होंने अपने लोगों के द्वारा, अपनी एजेंसियों के द्वारा ज़रूरतमंद लोगों की सहायता कराई है और उनका मार्गदर्शन किया है। अभी मार्गदर्शन की आवश्यकता है। बड़े पैमाने पर सरकारी तंत्र में खोखलापन उजागर हुआ है कोरोना काल में। कई समाचार पत्रों में ऐसी सूचनाएं आई हैं कि राजस्थान में जो वैक्सीन है, उसका आधा उपयोग किया गया और आधे से अधिक कूड़ेदान में फेंक दिया गया, और वो भी 8 जिलों में, उसमें जयपुर का भी नाम है। इतनी असंवेदनशीलता और जान बचाने वाली प्राण रक्षक वैक्सीन जो सभी लोगों को अभी तक सुलभ नहीं हो पा रही है, और उसके प्रति इतनी बड़ी लापरवाही, यह प्रशासनिक तंत्र का खोखलापन ही है। कुछ और जगहों पर भी कुछ लोगों ने शरारत किया है, वैक्सीन फेंक दिया है और खाली सुइयां लोगों को चुभोई हैं। किसी कारण से, किस मोटिव से, किस नियत से उन्होंने ऐसा किया है, वे वही जाने, लेकिन यह देश के साथ, देशवासियों के साथ जघन्य अपराध है। उनके विश्वास पर बहुत बड़ा आघात है। इस प्रकार का आघात नहीं होना चाहिए, इससे बचने की आवश्यकता है। महामारी के साथ साथ तूफान का अनुभव अभी हमने किया। अभी तो पहले महामारी की चर्चा थोड़ी और 2-4 शब्दों में कर लें, थोड़ी और विस्तार से कर लें। जो कोरोना का वैक्सीनेशन है, आज मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सरकार से इसके लिए जो प्लान है, जो उनकी योजना है, जो प्रारूप है, उसको मांगा है, तलब किया है। किस प्रकार से, जैसे ऑनलाइन उसके रजिस्ट्रेशन में और
किस प्रकार से लोगों को रजिस्ट्रेशन कराया जाए, किस प्रकार उनके पास तक प्रत्येक एक व्यक्ति के पास वैक्सीन पहुंचाने की या उन्हें वैक्सीन के डोज लगाने की किस प्रकार की चाक चौबंद योजना केंद्र सरकार के पास है और प्रदेशों के पास है, यह क्लियर करना, यह जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए इस पर हमारा ध्यान होना चाहिए, इस पर सरकार का ध्यान होना चाहिए, स्वैच्छिक संगठनों का ध्यान होना चाहिए और राजनीतिक दलों का ध्यान होना चाहिए। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए नहीं होते, एक दूसरे के कार्यों में सहयोग कर देश की सेवा करने के लिए होते हैं। लेकिन इस मूल भावना को, इस मूल कर्तव्य को भूलकर महामारी के दौर में भी एक दूसरे पर दोषारोपण और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश चल रही है। यह अच्छा नहीं है, यह निंदनीय है। समाज की सेवा होनी चाहिए, समाज की सेवा सर्वोपरि है, देश की सेवा सर्वोपरि है और उस सेवा के द्वारा पहले तो वैक्सीनेशन, दूसरी जो दवाइयाँ हैं उन दवाइयों का उपयोग उचित स्थान तक, उचित व्यक्ति तक हो। जांच की दृष्टि से हमने देखा कि कई प्रांतों में जो पॉजिटिव जांच करनी थी कोरोना की, उस जांच में काफ़ी हेरफेर हुआ है और काफ़ी गलत सूचनाएं दी गई हैं। एक ही व्यक्ति के एक ही फ़ोन नंबर पर 275 लोगों के जांच हो गए, कहीं कहीं बिना नंबर के 250 लोगों के जांच हुए हैं। ऐसी कई सूचनाएं मिल रही हैं जो खोखलापन, कुप्रबंधन को उजागर कर रही हैं। इस कुप्रबंधन को अकेले सरकारी तंत्र रोक ले ऐसा नहीं है, इसके लिए जागरूक जनता, जागरूक जनतंत्र और जागरूक सामाजिक प्रहरी, स्वैच्छिक सामाजिक संगठनों का होना आवश्यक है। वे सक्रिय रहेंगे तभी यह तंत्र रुक पाएगा और तभी इस प्रकार की खोखलापन जो है उजागर भी होगी और उसे दुरुस्त भी किया जा सकता है। इस समय एक दुर्भाग्यपूर्ण और घटना घटी है कि आईएमए और आयुर्वेद को लेकर तथाकथित बहस छिड़ी हुई है और वहाँ कुछ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की स्थितियाँ चल रही हैं। निश्चित रूप से भारत के आयुर्वेद, जिस प्रकार भारत की भाषाओं ने, भारत की संस्कृति ने पूरे विश्व को पुष्पित, पल्लवित, संवर्धित किया है, उसी प्रकार आयुर्वेद और योग का अप्रतिम स्थान है। पूरी दुनिया के कल्याण के लिए आयुर्वेद प्रकट है और इसलिए उस पर किसी प्रकार का आक्षेप न करके सौहार्दपूर्ण संवाद करना चाहिए और समन्वय की भावना से, एक दूसरे के सहयोग की भावना से, और जो भारतीय प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, योग है, विज्ञान है, उसको भी प्रकट करने की, उसको भी पुष्ट करने की और उसके द्वारा लोगों को आयु आरोग्य प्रदान करने की योजना चलाई जानी चाहिए। हमारा देश बहुत वर्षों तक गुलाम रहा। मुग़लों के शासन में यूनानी पद्धतियाँ आगे बढ़ाई गईं, आयुर्वेद को कुचला गया। अंग्रेज़ों के आने पर एलोपैथी आगे बढ़ गई, आयुर्वेद को फिर कुचल दिया गया। लेकिन आयुर्वेद के ही मूल सिद्धांतों पर पूरे विश्व की चिकित्सा पद्धति काम करती है, यह मानने में कहीं कोई संकोच नहीं है। आयुर्वेदिक औषधियों का ही बहुत बार विदेशी भाषाओं में उनका नामकरण है और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उनके गुण हैं, उन गुणों के आधार पर और उपचार की व्यवस्थाएं की जाती हैं। तो ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय था, इसलिए इस पर भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हम जनसंघ की ओर से बहुत विनम्र अपील करेंगे आईएमए के आदरणीय डॉक्टरों से भी, चिकित्सकों से भी, जिनकी सराहना निश्चित रूप से की जानी चाहिए, जिन्होंने महामारी में काफ़ी सराहनीय काम किया है और फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे, वर्कर्स थे, उनसे भी कि आप विषय की गंभीरता को समझें और आप बुद्धिजीवी हैं, आप किसी विषय को तिल का ताड़ न बनाएं और पतंजलि योगपीठ से, जिन्होंने आयुर्वेद और योग का पूरे विश्व में बढ़िया प्रचार किया है और आयुर्वेद के रिसर्च की, आयुर्वेद में शोध की जो स्थिति है, जो उसमें और अवकाश है, उसको आपने रेखांकित किया है, उसको बढ़ाया है। विश्व में कई देशों का, कई लोगों का, कई जिज्ञासुओं का, कई चिकित्सकों का, कई विद्वानों का और कई साधकों का मन अब आयुर्वेद और योग की तरफ आया है और यह बहुत सौभाग्य की बात है, संतोष का विषय है कि पूरे दुनिया में आयुर्वेद और योग की क्रेडिबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता बढ़ी है। उसने कई असाध्य रोग के रोगियों को ठीक किया है, स्वस्थ किया है। तो ये विषय भी ध्यान में होना चाहिए
और इस पर भी देश को आगे बढ़ने की, आगे सोचने की आवश्यकता है। किसी भी दृष्टि से हम सकारात्मक ही हों, एक दूसरे की तू मैं से आगे बढ़ें और सकारात्मक राजनैतिक वर्ग, सामाजिक वर्ग का हम पार्ट अदा करें, उसकी भूमिका निभाएं तो अच्छा रहेगा। साइक्लोन जो चक्रवात आया उसने भी काफ़ी क्षति पहुंचाई है और कई प्रांतों में जान माल की क्षति हुई है। प्रधानमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण किया, लेकिन उस साइक्लोन के बावजूद, महामारी के बावजूद राजनीति थमती हुई नज़र नहीं आ रही है। और इसमें इस सप्ताह जो पहले से खींचातानी चल रही थी, उस खींचातानी के बावजूद 2 घटनाएं राजनीतिक रूप से ऐसी हुई हैं जो काफ़ी चिंता का विषय है। क्या इन घटनाओं से ऐसा नहीं लगता कि जनादेश का अपमान जनादेश प्राप्त लोग ही कर रहे हैं? साइक्लोन के समय में एक प्रोटोकॉल है, एक पुरानी व्यवस्था है, मर्यादा है कि प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाते हैं तो मुख्यमंत्री को स्वागत करना चाहिए, मिलना चाहिए। यह देश की एकता, अखंडता का एक प्रतीकात्मक स्वरूप है। प्रांत केंद्र के साथ सहयोग करें और केंद्र प्रांतों के साथ सहयोग करें। लेकिन एक बड़ी ही विचित्र, एक दुखद स्थिति वहाँ देखने को मिली। मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल न तो स्वयं गईं और ना ही मुख्य सचिव को जाने दिया। जो मुख्य सचिव है वो अखिल भारतीय सेवा संवर्ग के अधिकारी हैं। उनका काम संविधान के अनुरूप रहना है, ना कि किसी नेता के अधीन रहना है। उनके पास धर्म संकट था ही था, लेकिन उस धर्म संकट का जो अगली टर्न, जो बड़ा ही विभत्स रूप, बड़ा ही कुरूप रूप आया, वह रूप यह आया कि केंद्र ने उनको बुलाया और मुख्यमंत्री ने उनका इस्तीफा कराकर और उन्हें अपना मुख्य सलाहकार बना दिया। यह जनादेश का, दोनों तरफ के जनादेश का सरासर अपमान है, जन भावनाओं का, संविधान की भावनाओं का अपमान है। और सबसे बड़ी बात है कि यह फेडरलिज्म, यह केंद्र राज्य और संघवाद के सिद्धांतों पर, उसके संबंधों पर बहुत बड़ा आघात है। इससे हमारे देश का राजनैतिक तंत्र, शासन तंत्र कमज़ोर हो सकता है। उद्दंडता और अराजकता की स्थिति आगे चलकर बढ़ सकती है। इसलिए इन विषयों पर पुनः हम निवेदन करते हैं दोनों पक्षों से कि ऐसे विषयों पर भी काफ़ी सूझबूझ का परिचय दिया जाना चाहिए और संयम का आश्रय लेना चाहिए। एक दूसरे के साथ टकराने की आवश्यकता नहीं है। एक दूसरी घटना हुई है, वो है केरल की विधानसभा ने लक्षद्वीप के प्रशासक के विरुद्ध एक प्रस्ताव पारित किया है। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने स्वयं उस प्रस्ताव को और प्रकट किया है, पेश किया है, और दूसरे लोग जो विपक्ष के लोग हैं, कांग्रेस इत्यादि के लोग हैं, उन सभी लोगों ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया है। माने केरल असेंबली विधानसभा का यह सर्वसम्मत प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव के आधार पर यह कहा जा सकता है, भाई लक्षद्वीप का प्रशासक तय करना केंद्र का काम है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, आप भगवाकरण कहें चाहे जो कहें, वो भारतीयकरण है। भारतीय मतदाताओं का, उनके बहुमत का सम्मान आपको करना पड़ेगा। जिन लोगों ने, जिस जनादेश के बल पर केरल की सरकार बनी हुई है, केरल की विधानसभा चुनी गई है, उसी जनादेश के बल पर भारत की संसद भी चुनी हुई है और केंद्र की सरकार भी बनी हुई है। ऐसे में यदि आपकी इच्छा के विपरीत कोई काम कर रहा है तो उस काम को आप क्यों रोकेंगे? उस काम का आप विरोध वैचारिक दृष्टि से करें तो ठीक है, लेकिन ऐसा विरोध किस बात का? आप जनादेश का उल्लंघन क्यों करेंगे? जो आपको जनादेश है वही जनादेश केंद्रीय स्तर पर काम करने के लिए केंद्र सरकार को है। तो जनादेश में टकराव ना हो। इस देश में लंबे काल तक कांग्रेस का, वामपंथी मित्रों का शासन रहा है। उन्होंने सभी संस्थानों को और सभी राज्यों को और सभी शासनिक निकायों को अपनी विचारधारा से रंग दिया है। ऐसे में यदि दूसरी विचारधारा को जनता ने चुना है तो उस विचारधारा का शासन पर लक्षण दिखना चाहिए। उस लक्षण को भगवाकरण कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। इस देश की भारतीयता को भगवाकरण का नाम देकर लांछित करने की कुचेष्टा निंदनीय है और हम वहाँ फिर आग्रह करते हैं और जनसंघ की ओर से ऐसी किसी कुचेष्टा की घोर निंदा करते हैं, तीव्र शब्दों में भर्त्सना करते हैं।
जनादेश का सम्मान हो और लोकतंत्र विचार से चलता है। आपके विचार के बदले हिंदू विचार को, भारतीय विचार को मतदाताओं ने केंद्र में शासन करने के लिए अपनाया है, तो उस विचार का सम्मान होना ही चाहिए। लक्षद्वीप के प्रशासक की निंदा कई दलों ने की है, विपक्ष के दलों ने। हम विपक्ष और पक्ष दोनों में नहीं, हम तो देश के लिए हैं, लेकिन उनके कार्यों की हम सराहना करते हैं। उन कार्यों को यहाँ विस्तार से कहना नहीं चाहते, लेकिन जिस प्रकार के वो कार्य हो रहे हैं, हमारी मान्यता है कि वो हर प्रांतों में होने चाहिए। सदाचार हर प्रांतों में होने चाहिए। गोमांस पर प्रतिबंध हर प्रांतों में लगना चाहिए। शराब का कम से कम उपयोग हर प्रांतों में होना चाहिए। तो ऐसे में ये जो टकराव है, ये जो संघवाद के भीतर और एक टकराव की स्थिति बन रही है, राज्यों और केंद्र में हर बात पर टकराव हो रहा है और अपनी अपनी राजनीति हो रही है। इस राजनीति से जिम्मेवारी पूर्वक आगे बढ़ने की और देश के प्रति जो जवाबदेही है, जो जवाबदारी है, उसको निभाने की स्थिति में आना चाहिए। ऐसा हम सभी राजनीतिक दलों से कहना चाहते हैं और देश के साथियों से हम इस प्रकार की अपील करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा अगला विषय है, वो विषय है हिंदुओं के उत्पीड़न को लेकर। पश्चिम बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस जो हुए, हिंसा चुनाव के बाद जो हुई विकराल रूप में, उससे हमारे कई हिंदू परिवार, विशेषकर दलित हिंदू भी वहाँ से घर छोड़ने के लिए बाध्य हो गए। अपने ही राज्य में उन्हें शरणार्थी बनना पड़ा। पहले भी कश्मीरी पंडितों को अपने देश में ही शरणार्थी बनना पड़ा था, आज तक वो उसी दशा में हैं। उनकी गृह वापसी की, घर वापसी की कोई पूरी योजना अभी तक दिखाई नहीं दे रही है, जिसमें वे सुरक्षित रह सकें घर जाकर। अब पश्चिम बंगाल में कल कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक निर्देश दिया है और वहाँ की सरकार से, वहाँ के शासन से पूछा है कि किस प्रकार उनकी गृह वापसी होगी, घर वापसी होगी और वे सुरक्षित रह सकेंगे। जान माल की सुरक्षा की, लॉ एंड ऑर्डर की, ये पूरी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट पर होती है, एडमिनिस्ट्रेशन पर होती है। राज्य सरकार, राज्य प्रशासन उनके विषय में क्या कर रहा है? क्या यह दुर्भाग्य का विषय नहीं है? 2/3 बहुमत प्राप्त जनादेश संपन्न पश्चिम बंगाल की सरकार अपने ही नागरिकों की रक्षा नहीं कर रही है और उन्हें उस हिंसा के कारण, चुनाव बाद की हिंसा के कारण घर छोड़ना पड़ा। यह लोकतंत्र का परिचय है क्या? ये लक्षण है क्या? और उसके बाद वापस उन्हें करने के लिए, उन्हें घर में वापस बुलाने के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए उच्च न्यायालय को चिंता करनी पड़ रही है। क्या यह लोकतंत्र की सफलता का द्योतक है? इस पर विचार करना चाहिए और देशवासियों को, देश के साथियों को प्रबल संगठन तंत्र बनाना चाहिए कि कोई सरकार, कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी भी, चाहे वो हिंदू हों चाहे अहिंदू हों, किसी भी व्यक्ति के मानवाधिकार का हनन न करे, मानवाधिकार के नाम पर किसी वर्ग विशेष का पोषण न करे और किसी भी व्यक्ति के मानवाधिकार का हनन न करे और सभी को अपने घर में लाइफ